ईश्वर का न्याय। 64 वर्षीय मनमोहन जी, जो कि प्राइवेट नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, आज सुबह की सैर करके जब घर की ओर लौट रहे थे तो मन में सोचने लगे कि रिटायरमेंट के समय मैं सोचता था कि मैं बंधन से स्वतंत्रता की ओर जा रहा हूँ, लेकिन अब समझ नहीं आता कि ऐसे जीवन का क्या अर्थ है। अब तो ऐसा लगता है कि जीवन में ही मृत्यु का पूर्वाभ्यास चल रहा हो। बहुत सूना सा लगता है जीवन। एक एक पल बड़ी मुश्किल से तिल तिल करके बस खींच रहा हूँ। रह रह कर वो अपने गांव की व्यस्त दिनचर्या को याद करने लगते हैं। वह गिनी चुनी गलियां, वो मुट्ठी भर लोग, सब कुछ कितना छोटा कि एक दिन में पूरा गांव ही नाप लिया जाए। और करीब करीब प्रत्येक व्यक्ति से मुलाकात हो जाया करता था। उस समय लगता था जैसे दुनिया मुट्ठी में है। वह छोटी सी दुनिया जैसे ही हाथ से छूटी, मानो कि सब छूट गया हो। दरअसल शहर आने से पहले मनमोहन जी अपनी पत्नी सुमन और बेटे अमित के साथ गांव में ही रहा करते थे। परंतु अपने बेटे अमित की उच्च शिक्षा के लिए उन्हें गांव से शहर आना पड़ा, जहां उन्होंने अपना मकान खरीद लिया। परंतु शहर आने के 5 वर्ष के बाद ही उनकी पत्नी सुमन की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। उच्च शिक्षा के बाद अमित नौकरी के लिए विदेश चला गया। वहां यूनिवर्सिटी में भी उसका एकेडमिक करियर उज्जवल रहा, जिस कारण उसे वही नौकरी भी मिल गई और वहां भारतीय मूल की लड़की रुचि के साथ शादी रचा ली और वहीं का होकर रह गया। शुरू शुरू में तो अमित उन्हें कभी कभार फोन कर लिया करता था, लेकिन अब तो ना जाने कितने महीने बीत जाते थे मनमोहन जी की अपने बेटे से बात हुए भी। इस बड़े से शहर में मनमोहन जी एकदम अकेले हो चुके थे। आज जब सुबह की सैर करके मनमोहन जी घर लौटे तो अचानक फोन की घंटी बज उठी और जब उन्होंने फोन रिसीव किया तो दूसरी ओर से आवाज आई कि हेलो पिताजी, मैं अमित बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो, कैसे हो, बच्चे कैसे हैं, बहू कैसी है। एक ही सांस में ही मनमोहन जी ने कई प्रश्न कर डाले। हाँ पिताजी, यहाँ सब ठीक है। आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है। ठीक है बेटा, अब तबीयत का क्या रखा है। इस उम्र में कुछ न कुछ तो लगा ही रहता है, परंतु शरीर चल रहा है, इसलिए भगवान का हर पल शुक्रिया अदा करता रहता हूँ। क्या बात है बेटा, आज बहुत दिनों बाद मेरी याद आई। क्या बताऊं पिताजी, जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि कुछ करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपको फोन करूं, परंतु किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाता था। यह बात तो तुमने सच कही बेटा। जैसे जैसे पद बढ़ता जाता है, जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। पिताजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कहीं आप बुरा तो नहीं मानेंगे। कहो ना बेटा, बुरा मानने वाली क्या बात है। पिताजी, मैं सोच रहा था कि आप वहाँ भारत में बिल्कुल अकेले हैं। अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और हम लोगों का तो पता है आपको कि हमारा कभी कभी ही भारत आना होता है। इसलिए यदि आपको ठीक लगे तो आप हमारे साथ अमेरिका चले आइए। यहाँ आपके दोनों पोते भी आपका साथ पाकर खूब खुश हो जाएंगे और आपका समय भी सुखपूर्वक कट जाएगा। यहाँ मुझे आपकी चिंता सताती रहती है। यदि आप यहाँ आ जाएंगे तो हम लोग भी आपकी ओर से निश्चिंत हो जाएंगे। अपने बेटे के मुंह से अपने लिए ऐसे फिक्र भरी बातें सुनकर मनमोहन जी को बहुत अच्छा लगा। वे सोचने लगे कि 4 वर्ष बीत गए, अपनी नौकरी से रिटायर हुए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन अचानक मेरी आंख बंद हो जाए और मेरा बेटा मेरी अर्थी को कंधा देने भी ना पहुंच पाए। यह सोचते हुए मनमोहन जी ने अपने बेटे को अपनी सहमति दे दी। फिर अमित बोला, पिताजी, अब आप हमारे पास यहाँ आ जाएंगे तो अपने मकान की अब कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उस मकान को बेच दीजिए। मकान को बेचने की बात सुनकर मनमोहन जी कुछ हैरान रह गए, क्योंकि इस मकान के साथ उनकी पत्नी की मीठी यादें जुड़ी थी। इस मकान की एक एक चीज को उन्होंने अपने हाथों से सजाया था। परंतु बेटे की बात भी सही है कि अब इस मकान में वापस कौन आएगा। यह सोचकर उन्होंने मकान बेचने के लिए हाँ कर दी
और अगले ही दिन न्यूज़पेपर में मकान बेचने के लिए विज्ञापन दे दिया गया। कुछ ही दिनों में मकान का सौदा पक्का हो गया और तकरीबन 1 महीने के बाद अमित भारत आया और मकान के पैसों का लेन देन कर लिया। मनमोहन जी ने बैंक में जो भी एफडी बनवाकर रखी हुई थी, अमित ने उसका भी ड्राफ्ट बनवाकर कैश करवा लिया और सारी संपत्ति बेचने के बाद अब वे लोग अमेरिका जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। निश्चित समय पर वे लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए। अमित ने कहा, पिताजी आप यहीं कुर्सी पर बैठिए, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने में थोड़ा समय लगता है। मैं सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके आता हूँ, फिर आपको लेकर चलूंगा। मनमोहन जी वहीं कुर्सी पर बैठ गए और उनका मन अपने अतीत में खो गया। एक एक करके उनकी जिंदगी के पन्ने खुलने लगे। जिस मकान को उनकी पत्नी सुमन ने इतनी शौक से बनवाया था, उसे बेचते समय उनका मन भारी हो रहा था। शहर में आने से पहले मनमोहन जी ने अपनी पत्नी सुमन से कहा था कि अपना घर बनवाने से अच्छा है कि घर किराए पर ले लेते हैं और आराम से रहेंगे। परंतु सुमन तैयार नहीं थी और कहने लगी कि किराए पर तो हम केवल वर्तमान ही आराम से बिता पाएंगे, परंतु भविष्य की चिंता सताती रहेगी। चाहे जैसे भी हो, एक छोटा सा मकान या फ्लैट लोन पर लेकर खरीद लीजिए। कम से कम वृद्धावस्था में कहीं भटकना तो नहीं पड़ेगा। कितने शौक से मैंने यह मकान बनवाया था। सुमन भी तो कुछ ही दिन इस मकान में रह पाई। अचानक एक रात उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई, उसे सांस लेने में काफी दिक्कत होने लगी। इलाज के लिए उसे अस्पताल में दाखिल करवाया, परंतु डॉक्टर के लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे बचाया नहीं जा सका और इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। सुमन की मृत्यु के बाद अमित कुछ दिनों के लिए ही भारत आया और कुछ ही दिनों बाद वापस भी चला गया, परंतु उसके जाने के बाद मनमोहन जी बेहद अकेले हो गए थे। कहीं पर भी उनका मन नहीं लगता था। इस घर में अकेले रहना तो उन्हें ऐसा लगता था कि मानो घर काटने को दौड़ रहा है। मनमोहन जी, जिन्होंने कभी घर का काम किया ही नहीं था, अब खुद ही खाना पकाने लगे थे और घर की साफ सफाई करने के लिए एक काम वाली बाई को रख लिया था। अचानक मनमोहन जी का ध्यान भंग हुआ। उन्हें लगा कि काफी देर हो चुकी है, अमित अभी तक चेकिंग करके नहीं आया। घड़ी पर नजर डाली तो लगभग 2.5 घंटे का समय निकल गया था। मनमोहन जी ने अमेरिका जाने वाली फ्लाइट के काउंटर पर जाकर पूछा, सर मेरा नाम मनमोहन प्रसाद है, मेरे बेटे का नाम अमित प्रसाद है, हमें अमेरिका जाने वाली फ्लाइट पकड़नी है। मेरा बेटा चेकिंग करने के लिए आया था, पर वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। मनमोहन जी की बात सुनकर काउंटर पर कार्यरत एक कर्मचारी ने यात्रियों की लिस्ट देखकर बताया, जी हाँ, अमित प्रसाद नाम का एक यात्री यहाँ आया था जिसने चेकिंग किया था। अमेरिका की फ्लाइट निकले हुए तो 1.5 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। उस व्यक्ति की बात सुनकर मनमोहन जी की हैरानी का ठिकाना न रहा। वे बोले, लेकिन सर उस फ्लाइट से तो मुझे भी अमेरिका जाना था, मुझे लिए बिना फ्लाइट कैसे चली गई? ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता। अंकल जी, जितने भी यात्री उस फ्लाइट में जाने वाले थे सभी गए हैं, कोई भी यात्री छूटा नहीं है। अगर कोई यात्री नहीं पहुंचता तो हमारी ओर से घोषणा की जाती है, कर्मचारी ने कहा। तो मनमोहन जी रुआसी आवाज में बोले, तो क्या मुझे लिए बिना ही मेरा बेटा अमेरिका चला गया? इसका मतलब तो यह हुआ कि उसने मेरा टिकट लिया ही नहीं था। यह कैसी जालसाजी है? मनमोहन जी के पैरों तले तो मानो जमीन ही खिसक गई हो। वे अपना सर पकड़कर जमीन पर निढाल होकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या मेरा बेटा इतना कठोर हो सकता है, जिसे पढ़ने लिखने में हमने अपने जीवन के सुनहरे दिनों को भी पसीने में भिगो दिया, अपनी खुशियों को उसके जीवन संवारने में ही न्यौछावर कर दिया। सुमन मुझे हमेशा कहा करती थी कि अपने बुढ़ापे के लिए भी हमें कुछ बचाकर रखना चाहिए, लेकिन मेरा एक ही जवाब होता था, ले देकर अमित ही हमारा इकलौता बेटा है। यदि हम उसकी सुख सुविधा का ख्याल नहीं रखेंगे,
उसका भविष्य नहीं संवारेंगे तो कौन करेगा। वह एक खिलौना मांगता था तो 2 लाकर देता था। उसके विदेश की पढ़ाई करने की जिद पूरी करने के लिए पैसे इकट्ठे करने के खातिर ना जाने मैंने कितने पापड़ बेले थे, कितने ही लोगों के आगे हाथ पसारे थे मैंने। मन में बस अपने बेटे की इच्छा पूरी करने की धुन सवार थी कि वह किसी तरह विदेश चला जाए। इस बात को लेकर अपने बड़े भाई शैलेश से भी मेरी लड़ाई हो गई थी, क्योंकि उसने मुझे कोई भी सहायता देने से मना कर दिया था। वह कहता था, जब समर्थ नहीं है तो विदेश भेज क्यों रहे हो? क्या अपने देश में पढ़ाई नहीं होती? क्या यहाँ पढ़कर बच्चे नौकरी नहीं करते? जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारनी चाहिए। अपने भाई के इस आचरण से मुझे कितनी तकलीफ हुई थी। उसी दिन मैंने मन ही मन सोच लिया था कि अब मदद के लिए अपने भाई के दरवाजे पर कभी नहीं जाऊंगा। तभी से हम दोनों भाइयों के बीच भी कटुता आ गई थी। परंतु यदि देखा जाए तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा था। अपने बेटे के कारण मैंने अपने भाई से भी संबंध तोड़ लिया था। आज वही बेटा मुझे ऐसे समय में बेसहारा छोड़कर धोखा देकर चला गया, जिस समय में मुझे उसके सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। आज वही सिक्योरिटी कर्मचारी की आवाज सुनकर मनमोहन जी का ध्यान टूटा। वह कर्मचारी उनसे पूछने लगा, सर आपको कहाँ जाना है? मैं देख रहा हूँ आप काफी समय से यहीं बैठे हुए हैं। बेटा मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं रह गया। मुझे तो अपने बेटे के साथ अमेरिका जाना था, लेकिन वह तो मुझे छोड़कर चला गया। अब ना जाने मुझे मेरी किस्मत कहाँ लेकर जाएगी, मैं खुद नहीं जानता। इतना कहकर मनमोहन जी पास रखे कुर्सी का सहारा लेकर खड़े हुए। उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। दुखी दिल से वह एयरपोर्ट से बाहर निकल आए और सोचने लगे, हे भगवान, ऐसी मुसीबत की घड़ी में मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे कौन सहारा देगा? अब तो मेरा घर भी मेरे पास नहीं रहा। बस एक बड़े भाई हैं, पर क्या मैं अपने बड़े भाई के पास जाऊं? क्या वह मेरी मदद करेंगे? क्या उन्होंने मुझे माफ कर दिया होगा? लेकिन अब कोई और चारा भी तो नहीं है। उनके सामने रहूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, अपनी मजबूरी बताऊंगा तो शायद उनका मन पिघल जाए। एक बार चलकर देखता हूँ। यह सोचते हुए वह बस पकड़ने के लिए आगे बढ़ गए। करीब 1.5 घंटे के बाद अपने भाई शैलेश के घर पहुंचे। डोरबेल बजाई तो उनकी नौकरानी ने दरवाजा खोला और पूछा, किससे मिलना है आपको? शैलेश भैया घर पर हैं। जी हाँ, बाबूजी तो हैं, पर आप कौन हैं? उनसे कहो उनका भाई आया है। इस समय शैलेश जी बाहर आ गए और अपने छोटे भाई को ऐसी हालत में देखकर हैरान रह गए। मनमोहन जी का सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगे। शैलेश जी उन्हें अंदर लेकर आए और अपने भाई से उनकी इस हालत का कारण पूछा, परंतु मनमोहन जी कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। उनका मन कर रहा था कि अपने भाई के कंधे पर सर रखकर जी भरकर रोएं। उनकी आंखों से अश्रु सैलाब बनकर बहे जा रहे थे। शैलेश जी ने तुरंत अपनी नौकरानी से पानी लाने को कहा। मनमोहन, आखिर बात क्या है? तुम इस तरह से क्यों रोए जा रहे हो? और यह क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? लो, पहले थोड़ा सा पानी पी लो और शांत हो जाओ। अब तुम अपने घर में हो, अपने भाई के पास। मनमोहन जी ने एक गहरी सांस लेते हुए थोड़ा पानी पिया और निराश स्वर में बोले, भैया मैं क्या बताऊं आपको, इस उम्र में आकर मेरे बेटे ने ही मुझको धोखा दे दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी मुझे देखना पड़ेगा, जहां चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम पहेलियां मत बुझाओ। तुम्हारी यह हालत देखकर मेरे मन में ना जाने कितने प्रश्न एक साथ उठ रहे हैं। शैलेश जी ने पूछा तो मनमोहन जी ने सारी घटना उनके सामने बयां कर दी। शैलेश जी ने गहरी सांस लेते हुए उनकी एक एक बात बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनी और बोले, यह कैसे छल किया अमित ने। अपने औलाद को पढ़ने लिखने के लिए और एक अच्छा इंसान बनने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, और तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया उसने। क्या माँ बाप इसी दिन के लिए अपने बच्चों को
पाल पोस कर बड़ा करते हैं। कितने स्वार्थी हो गए हैं आजकल के बच्चे। भैया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इस उम्र में मैं कहीं नौकरी करने भी तो नहीं जा सकता। बेहतर होगा कि मुझे किसी वृद्ध आश्रम में भेज दो। यह क्या कह रहे हो मनमोहन? आत्मसम्मान से सिर उठाकर जीने वाला इंसान आज वृद्धाश्रम जाने की बात कर रहा है। यह घर तुम्हारा ही है। बेटी अपर्णा की शादी के बाद जब से तुम्हारी भाभी यह दुनिया छोड़कर चली गई, उसके बाद तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब तुम आ गए हो तो हम दोनों का समय आराम से कटेगा। अपने बड़े भाई की बातें सुनकर मनमोहन जी को कुछ सहारा हुआ, परंतु वह उन पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वे अभी भी परेशान थे। अभी दोनों भाइयों में यह बातें चल ही रही थी कि डोरबेल बजी। देखा तो शैलेश जी की बेटी अपर्णा कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। इतने वर्षों के बाद अपने चाचा जी को इस घर में देखकर उसे हैरानी हुई। अपर्णा उनके पास बैठकर उनका हालचाल जानने लगी, परंतु जब उसे उनके हालात के बारे में जानकारी हुई तो उसे बहुत दुख हुआ और हैरान भी हुई कि अमित चाचा जी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अगले दिन सुबह अपर्णा ने अपने बाबूजी और चाचा जी के लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर परोसा और एक अलग कमरे में चली गई। मनमोहन जी ने देखा कि अपर्णा मोबाइल पर ही ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। उसे ऑनलाइन क्लास लेते देखकर मनमोहन जी के मन में कुछ ख्याल आया और जब अपर्णा बाहर आई तो उन्होंने अपर्णा से कहा, बेटी एक बात तो बताओ, क्या मैं भी ऑनलाइन क्लास ले सकता हूँ? घर में यूं खाली बैठे बैठे अपने बेटे के बारे में सोचकर परेशान होने से तो अच्छा है कि मैं किसी काम में व्यस्त हो जाऊं। उनकी बात सुनकर अपर्णा बोली, क्यों नहीं चाचा जी, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस का जमाना है। ना तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा और ना ही स्कूल की तरह घंटों खड़े रहकर पढ़ाना पड़ेगा। आप अपनी सहूलियत से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और वैसे भी आप तो गणित विषय के बहुत अच्छे अध्यापक रह चुके हैं। अपर्णा ने मनमोहन जी का ऑनलाइन रिज्यूम बनाकर अपने स्कूल में भेज दिया। कुछ ही समय में उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। अब उन्हें ऑनलाइन पढ़ाने के अच्छे खासे पैसे मिलने लगे थे। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक वे फोन से ही बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते और अपना खर्च खुद निकाल लेते थे। अब उन्हें जीने का मकसद मिल गया था। वे पहले से ज्यादा चुस्त और तंदुरुस्त रहने लगे थे। अब वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट थे, परंतु वह गरीब बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बच्चों के लिए अपना कोचिंग सेंटर खोलने के बारे में सोचा और इस काम में भी उनकी मदद उनकी भतीजी अपर्णा ने की। अपर्णा की मदद से उन्होंने एक जगह किराए पर ली, जहां उन्होंने अपना कोचिंग सेंटर खोला। गणित विषय के अलावा अन्य विषयों की भी कोचिंग प्रदान करने के लिए उन्होंने 2 अध्यापक भी नियुक्त कर लिए। उनके कोचिंग सेंटर में फीस कोई ज्यादा नहीं थी और जो बच्चे फीस नहीं दे पाते थे वो फ्री में भी पढ़ सकते थे, जिस कारण उनके कोचिंग सेंटर की लोकप्रियता बढ़ने लगी। मनमोहन जी के सराहनीय कदम को देखते हुए उनकी मदद के लिए कुछ एनजीओ भी उनके साथ जुड़ गए, जिन्होंने उनके कोचिंग सेंटर के लिए एक बड़ी जगह उपलब्ध करवा दी। एक ही वर्ष में उनका कोचिंग सेंटर एक बड़े इंस्टीट्यूट का रूप ले चुका था। लेकिन कहते हैं ना, कर्मों का फल तो मिलकर ही रहता है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। अमित ने जो धोखा अपने पिता के साथ किया था, फिर वह धोखे के फल से कैसे बच सकता था? अपने जिस दोस्त के साथ पार्टनरशिप करने के लिए उसने अपने पिता के पैसे धोखाधड़ी से हथिया लिए थे, उस दोस्त ने ही उसे पार्टनरशिप का झांसा देकर उसके सारे पैसे उसे हथिया लिए और पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करने के लिए उसने नौकरी तो पहले ही छोड़ दी थी और अब उसे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी। तो आखिर विदेश की धरती पर बिना पैसों के कितने दिन रह सकते थे? जो थोड़े बहुत पैसे बचे हुए थे उससे अपनी टिकट का इंतजाम करके वे लोग भारत वापस आ गए। भारत लौटकर अमित अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने ससुराल में रहने लगा। नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन कोई अच्छी नौकरी उसे मिल नहीं रही थी
और छोटी नौकरी उसे अपने स्टैंडर्ड की नहीं लगती थी। और ससुराल वाले आखिर बेरोजगार दामाद को कितने दिन इज्जत देते। अब उसे महसूस होने लगा कि ससुराल में उसे बोझ समझा जा रहा है। वह अपनी जिंदगी से पूरी तरह परेशान हो चुका था, लेकिन करता भी तो क्या। एक दिन जब उसने नौकरी ढूंढने के लिए अखबार उठाया तो अखबार में अपने पिता की फोटो को देखकर वो हैरान रह गया। अखबार में लिखा था, जो लोग दुख से परेशानियों से घबरा जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक मिसाल कायम किया है मनमोहन जी ने, जिन्होंने अपने जीवन में विषम परिस्थितियों में भी, मुश्किलों का सामना करते हुए भी जीवन में कभी हार नहीं मानी। केवल अपने दम पर मुश्किलों को दूर करके अपने आप को फिर से आत्मनिर्भर बनाने की एक मिसाल है। श्री मनमोहन जी, जिन्होंने 64 वर्ष की उम्र में अपने अंदर की शिक्षा को पुनर्जीवित किया और आज के बुजुर्गों के लिए प्रेरणा की एक मिसाल कायम की। वे उन महान शिक्षकों में से एक हैं जिन्होंने गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का जिम्मा उठाया। और उनके इस तरह के सराहनीय कार्य को देखते हुए सरकार की तरफ से उन्हें इनाम दिया जाने वाला है। यह खबर पढ़कर अमित को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह हैरान था कि अपने जिस पिता को वह बेघर कर दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ गया था, आज वह अपने दम पर इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त करने जा रहे हैं। अखबार में छपी खबर के साथ उनके कोचिंग सेंटर का नाम और पता भी लिखा था। अमित मदद मांगने के लिए अपनी पत्नी के साथ तुरंत अपने पिता से मिलने दौड़ पड़ा। पहुंचकर देखा तो उस जगह पर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बना हुआ था। जब वे दोनों अंदर गए तो गार्ड के पूछने पर उन्होंने उसे बताया कि उन्हें मनमोहन जी से मिलना है। गार्ड उन्हें ऑफिस में बिठाकर मनमोहन जी को बुलाने चला गया। जैसे ही मनमोहन जी अपने ऑफिस में आए तो अमित उन्हें देखकर हैरान था। उसके पिता, जिनके चेहरे से कभी लाचारी और बेबसी झलकती थी, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी चमक थी और आते ही वह उनके पैरों में गिरकर खूब रोने लगा। मनमोहन जी अपने बेटे अमित को अपने पैरों में अचानक देखकर हैरान रह गए। तभी अमित बोला, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने धोखे से आपका घर बेच दिया और आपको छल से एयरपोर्ट पर छोड़कर चला गया था। आपको अकेला कर दिया, लेकिन उसकी सजा मुझे ईश्वर ने दे दी है। मेरी कर्मों की सजा मुझे मिल गई है। मेरे साथ भी बहुत बड़ा धोखा हो गया है। अब मुझे आपका ही सहारा है। अपने बेटे की बात सुनकर मनमोहन जी बोले, बेटा, शायद तुम भूल गए थे कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। और जहाँ तक बात रही मेरे माफ करने की, तो जो तुमने मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तुमने एक बूढ़े पिता के विश्वास को तोड़ा है। यहाँ अकेला करके छोड़ जाने से पहले तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे कम से कम इतना तो सोचते कि तुम्हारा बूढ़ा पिता कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। एक तरफ तुम हो और एक तरफ शैलेश भैया की बेटी अपर्णा है, जो शादीशुदा होते हुए भी अपने पिता का अच्छे से ख्याल रखती है और अपना ससुराल भी संभालती है। तभी उनकी बहू मगरमच्छ के आंसू निकालते हुए बोली, पिताजी, अब जो हो गया सो हो गया, उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आप नहीं जानते हम कितनी बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हैं। एक एक पैसे के लिए हम लोग तरस गए हैं। अब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी है। पिताजी, अगर आप हमारी कुछ मदद कर दे तो। मनमोहन जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, एक बार मैं तुमसे धोखा खा चुका हूँ। इससे ज्यादा धोखा खाने की शक्ति मेरे पास नहीं है। तुम्हें जो करना है वह करो, लेकिन जो भी पैसा मैं कमाता हूँ अपने दम पर कमाता हूँ। उस पैसे में से एक फुटी कौड़ी भी मेरे पास तुम्हारे लिए नहीं है। यदि मैं बुढ़ापे में इतना सब कुछ हासिल कर सकता हूँ तो तुम्हारी तो अभी उम्र है। खुद से पैसा कमाओ और अपनी जिंदगी कैसे जीनी है वह खुद देखो, लेकिन मुझसे उम्मीद लगाकर मेरे पास फिर कभी वापस मत आना। मेरी क्लास लेने का समय हो रहा है। मैं चाहता हूँ दोनों बेटा बहू अपने पिता को एकटक
हैरानी से देखने लगे। वे दोनों कुछ और बोलते उससे पहले ही मनमोहन जी उठकर अपनी क्लास लेने के लिए चले गए और बेटा और बहू दोनों मुंह लटकाकर वापस आ गए। अब उनके पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। किसी ने सच ही तो कहा है कि जिस घर में माँ बाप की कदर नहीं होती उस घर में कभी बरकत नहीं होती। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।